एक ऐसा मुल्क जहां अगर आपसे कोई पॉलिटिकल जुर्म सरजद हो गया तो सजा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान को मिलेगी। एक ऐसा मुल्क जहां वहां के एक्सट्रीम लीडर की पिक्चर घर में लगाना जरूरी है, नहीं तो आप सजा के हकदार हो जाएंगे। और एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ आपको गवर्नमेंट की तरफ से टोटल 28 वेबसाइट्स का एक्सेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इंटरनेट पे देखने या करने के लिए। और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम तो ये, मर्दों के लिए टोटल 10 हेयर स्टाइल्स और औरतों के लिए 18 हेयर स्टाइल मौजूद हैं। और अगर किसी ने इन हेयर स्टाइल से हट कर बाल कटवाए तो वो कैद किया जा सकता है। और ये मुल्क है नॉर्थ कोरिया। आजादी एक ऐसी दौलत है जो खुदा ने इंसान को उसकी पैदाइश के साथ तोहफे में दी है, लेकिन इस दर्दनाक दुनिया के कुछ लोगों से उनकी आजादी ही छीन लेते हैं। एक तरफ दुनिया चांद तक पहुंच गई और मार्स को अपना घर बनाने में मसरूफ है। हर रोज एक नई इन्वेंशन और ब्राइट फ्यूचर के लिए स्ट्राइव कर रही है और हर मामले में लोग आजाद से आजाद तर होते जा रहे हैं। पर दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में लोग आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो जिंदा होते हुए भी मुर्दा हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी दुनिया है जहां के लोगों के पास जहन तो है लेकिन सोचने की इजाजत नहीं, पढ़ने के लिए किताबें तो हैं लेकिन सवाल पूछने के लिए जुबान नहीं, स्पिरिचुअलिटी है लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए मजहब नहीं। और उस दुनिया में आजादी एक ना पूरा होने वाला हसीन ख्वाब है। इस दुनिया के लोगों का खुदा उनके मुताबिक किम जोंग उन है। ये एक ऐसा खुदा है जिसको पूजने के बावजूद भी वो उन लोगों पर इंतहाई जुल्म ढाता है। नॉर्थ कोरिया इतनी बड़ी मिलिट्री स्टेट क्यों बनी? वहाँ लोगों को आजादी क्यों नहीं है? वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? वहाँ का लीडर किम जोंग उन इतना ताकतवर क्यों है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जवाद और ये कहानी है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के आज के अजीब व गरीब हालात समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और हिस्ट्री में जाने के लिए सबसे पहले हमें इस कंट्री की जियोग्राफिकल लोकेशन देखनी होगी। नॉर्थ कोरिया जो कि ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK कहलाता है, ईस्ट एशिया में एक कंट्री है। ये कोरियन पेनिनसुला के नॉर्दर्न हिस्से में लोकेटेड है। नॉर्थ कोरिया की नेबरिंग कंट्रीज में चाइना और रशिया शामिल है जो इसके नॉर्थ में है, और साउथ कोरिया जो इसके साउथ में है, जहां कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ इन दोनों कंट्रीज को अलग करता है। येलो सी इसके वेस्ट में और सी ऑफ जापान इसके ईस्ट में है। दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्लेम करते हैं कि वो पूरे कोरियन पेनिनसुला और उसके करीबी आइलैंड्स के हकीकी हुकूमत है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल और सबसे बड़ा शहर प्योंगयांग है। हिस्ट्री बताती है 1910 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही कंट्रीज थी, लेकिन जापान ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया 1910 में। और उसके बाद वर्ल्ड वार 2 में 1945 में जापान हारने के बाद उनको आजाद कर देता है। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने पर कोरियन पेनिनसुला को 38 पैरेलल लाइन पर 2 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नॉर्थ में सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया और साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स ने। कोरिया को फिर से एक करने की कोशिश नाकाम हो गई। सोवियत जनरल ट्रिनिटी शाइकोव ने अक्टूबर 1945 में नॉर्थ कोरिया में सोवियत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कायम की और फरवरी 1946 में किम टू संग को नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया। इसी तरह साउथ कोरिया में सितंबर 1946 में साउथ कोरियंस ने अलाइड मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। मई 1948 में साउथ कोरिया ने अपनी अलग स्टेट होने का ऐलान किया और 2 महीने बाद एंटी कम्युनिस्ट सिंगमैन रही उसका लीडर बना और इस तरीके से वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क बन गया। फिर बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को 9 सितंबर 1948 में कायम किया गया। इस मुल्क का शाइकोव पहला सोवियत एम्बेसडर और किम टू संग पहला प्रीमियर लीडर बना। अब चलते हैं हम नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ। इसकी बात करें तो ये स्टेट एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप है और किमिल सुंगिज्म और किम जोंगिलिज्म इसकी और वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया WPK की ऑफिशियल आइडियोलॉजी है। यह आइडियोलॉजी किम फैमिली के गिर्द रिवॉल्व करती है। इससे पहले कि हम इस आइडियोलॉजी को और इसके इफेक्ट्स को डिटेल में समझे, आइए पहले किम फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब से नॉर्थ कोरिया बना है उसके सुप्रीम लीडरशिप किम फैमिली में ही रही है, जो नॉर्थ कोरिया में माउंट पैक्टू ब्लड लाइन कहलाता है। यह सिलसिला 3 जनरेशन तक चलता है, जो मुल्क का पहले लीडर किम टू संग से शुरू होता हुआ किम जोंग 2 तक गया और उनके बाद उनके बेटे किम जोंग उन पर आ गया है। किम टू संग को आज भी नॉर्थ कोरिया का एक इटर्नल प्रेसिडेंट माना जाता है। काफी जगहें जैसे किम टू संग यूनिवर्सिटी, किम टू संग स्टेडियम और किम टू संग स्क्वायर उसके नाम पर रखी गई है। नॉर्थ कोरिया आर्मी ने खास तौर पर यह सॉन्ग नो मदरलैंड विदाउट यू किम जोंग 2 के लिए बनाया और ये मुल्क के मशहूर गानों में से एक है। किम जोंग 2 का बर्थडे नॉर्थ कोरिया के सबसे अहम
पब्लिक हॉलीडेज में से एक है। अब चलते हैं नॉर्थ कोरिया की डिटेल्ड डिक्टेटरशिप की तरफ। नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये किम इल सुंगिज्म और किम जोंग इलिज्म पे बेस करती है और जूचे और सोंगुन इसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आप हैरान होंगे कोरियन वर्ड्स सुनकर, लेकिन हमें इनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जूचे को दिसंबर 1955 में एक स्पीच एलिमिनेटिंग डॉगमेटिज्म एंड फॉर्मलिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग जूचे इन आइडियोलॉजिकल वर्क में पहली बार प्रोनाउंस किया गया। जूचे के 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब कोरिया खुद इकोनॉमिकली अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखेगा। नंबर 2 मिलिट्री सेल्फ रिलायंस, यानी नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री पर हेविली रिलाई करेगा। नंबर 3 इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब नॉर्थ कोरिया की अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी होगी बगैर किसी मुल्क के इन्फ्लुएंस के। और बात करें सोंगून की तो ये नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी है जो मिलिट्री फर्स्ट को एम्फसाइज करती है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम अटेंशन और रिसोर्सेज आर्मी को दी जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर नॉर्थ कोरिया का उसकी आर्मी ही है। उनके पास एटॉमिक वेपन्स हैं और दुनिया में एक बड़ी आर्मी है। इंटरनेशनली ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल टेंशंस के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया यूनाइटेड नेशंस और कुछ और इंटरनेशनल ग्रुप्स का मेंबर है, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, G77, द एशियन रीजनल फोरम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया की इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से वहाँ के लोगों के क्या हाल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ के लोगों की फिजिकल आइसोलेशन, यानी आम दुनिया से दूरी पर। नॉर्थ कोरियंस को ना सिर्फ डिजिटली बल्कि फिजिकली आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ता है। नॉर्थ कोरियंस को गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं। वो लोग जो मुल्क से इलीगल तौर पर निकलने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं, उन्हें बहुत सख्त सजा होती है, जिसमें टॉर्चर, जबरी मजदूरी और पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में जिंदगी गुजारना शामिल है। उन लोगों को जिनको बाहर सफर करने की इजाजत मिलती है, जैसे कि डिप्लोमेट्स, एलीट स्टूडेंट्स, रिक्रूटेड वर्कर्स एंड एथलीट्स, उन्हें करीब से मॉनिटर किया जाता है और नॉर्थ कोरिया वापसी पर उन्हें खासी आइडियोलॉजिकल डीब्रीफ्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है कि कहीं इनका दिमाग तो बदल नहीं गया। जियोंग्योल किम, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का इस बारे में कुछ यूं कहना था, हमें नॉर्थ कोरिया से रवाना होने से पहले धमकी दी गई थी कि हम जो बाहर की दुनिया में कैपिटलिज्म को देखेंगे उसका असर नहीं लेंगे और हमें खास तौर पर कॉन्टेस्ट में शामिल होने वाले साउथ कोरियन स्टूडेंट से मुलाकात या बातचीत करने से बहुत सख्ती से मना किया गया था। अब बात करते हैं डिजिटल आइसोलेशन की। बाहर की दुनिया से कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। टीवी और रेडियोस को बस गवर्नमेंट अप्रूव्ड चैनल्स पर सेट किया गया है। नॉर्थ कोरियन फोन्स के जरिए इंटरनेशनल कॉल्स नहीं की जा सकती। गैर मुल्की रेडियो और सेल फोन सिग्नल्स की जैमिंग रहती है। सोचकर ही दिल दहल जाता है। ऐसी आइसोलेशन का सुनकर तो जरा उनका सोचिए जिनको डेली इन सब से सफर करना पड़ता है। इस डिजिटल आइसोलेशन के बारे में कैदी इलयोंग जू का कहना है, रात को मेरा बाप एक छोटा सा ब्लैक रेडियो चलाता था। उसमें हमारा खानदान साउथ कोरियन रेडियो सुनता था। हमें वॉल्यूम लो रखना पड़ता था ताकि कोई गुजरने वाला सुन ना सके। हम 10 साल तक इसी तरह साउथ कोरियन रेडियो सुनते रहे, अपने पड़ोसी और दोस्तों से छुपाते रहे। नॉर्थ कोरिया में गैर मुल्की रेडियो सुनना स्टेट के खिलाफ जुर्म समझा जाता है। अगर हमें पकड़ लिया जाता तो हमें पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में सालों के लिए कैद कर लिया जाता या फिर कत्ल की सजा भी हो सकती थी। अब बारी आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना सख्ती से मना है। सिर्फ गवर्नमेंट की एलीट को ही मुल्क के अंदर गवर्नमेंट के मुतालिक पॉजिटिव बात करने की इजाजत है। अगर किसी ने छोटा सा भी क्रिटिसिज्म किम जोंग उन के खिलाफ किया तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली पॉलिटिकल प्रिजन में कैद की जा सकती है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल और कपड़े भी नहीं पहन सकते। इस चीज का फैसला भी गवर्नमेंट खुद करती है। अगर नॉर्थ कोरियंस फैशन बाउंड्रीज से बढ़ते हैं, जैसे कि ब्लू जीन्स पहनकर, तो उन्हें सड़क पर रोककर उनके कपड़े काट दिए जाते हैं ताकि वो ये कपड़े दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। फिर आता है रिलीजन। रिलीजन इंसान का एक बहुत पर्सनल मैटर होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये एक स्टेट मैटर है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान सीक्रेटली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करता पकड़ा गया तो समझो उसकी खैर नहीं। उसको यहाँ तो पॉलिटिकल प्रिजन कैंप का सामना करना पड़ता है या फिर पब्लिक के सामने मौत का। किम जो के नॉर्थ कोरिया से भाग चुके हैं, उनके मुताबिक एक 40 साल की औरत को उसके घर में बाइबल रखने के जुर्म में पकड़ा गया था। उस औरत को एक फार्म में सरेआम गोली मार दी। गार्ड ने उसके सर, सीने और पैरों को एक लकड़ी से बांधकर गोली मार। फिर अगर बात करें सेक्सुअल वायलेंस और वुमेन राइट्स की, तो नॉर्थ कोरिया औरतों को राइट्स देने में भी नाकाम रहा और कोई औरत अगर प्रिजन कैंप में है तो उसकी हालत का तो फिर खुदा ही हाफिज है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंटेरोगेशन और डिटेंशन के दौरान सेक्सुअल वायलेंस नॉर्थ कोरिया में बहुत आम सी बात है। एक और नॉर्थ कोरिया से भागे हुए इंसान यो जुन
मी हुआ के मुताबिक चोंगजिन होल्डिंग सेंटर, जो कि एक नॉर्थ कोरियन जेल है, इसमें रेप और औरतों का मरना बहुत नॉर्मल था। हर रात किसी औरत के साथ ज्यादती की जाती थी। तो ये थी नॉर्थ कोरिया की दर्दनाक कहानी। लेकिन इस वीडियो की कहानी अभी बाकी है, जहां हम जानेंगे नॉर्थ कोरियंस पर किए जाने वाले अनगिनत जुल्म और उनकी जिंदगियों पर नॉर्थ कोरियन पॉलिसीज का क्या असर रहा। बात करते हैं गुर्बत की। नॉर्थ कोरिया की पॉवर्टी सिर्फ उनके लीडरशिप की वजह से है, जिसका फोकस पॉलिटिकल कंट्रोल के ऊपर है, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। हालांकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के हालात एक जैसे हैं, तब भी नॉर्थ कोरिया का जीडीपी तकरीबन $1700 है, जबकि साउथ कोरिया का जीडीपी 39,500 है और नॉर्थ कोरिया की एक्सपोर्ट डॉलर 1.74 बिलियन है, जबकि साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट डॉलर 596 बिलियन है। और बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो सालों की मिसमैनेजमेंट में 1990s में नॉर्थ कोरिया की स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को तबाह कर दिया। नॉर्थ कोरियंस को खाना पहुंचाने वाला सिस्टम, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS कहते हैं, को शदीद नुकसान पहुंचा और वो कोलैप्स कर गया। ये सिस्टम लोगों में गंदम और बेसिक फूड पहुंचाता है। इसने आम लोगों से ज्यादा इलीट कोरियंस पर फोकस किया, जिसकी वजह से खुराक गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाई और ऊपर से कैद साली ने और जुल्म ढा दिया, जिससे तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए। ऐसा अब भी होता होगा, लेकिन हमें नहीं पता लगता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की न्यूज आम दुनिया तक नहीं पहुंचती। अब एक नजर हम नॉर्थ कोरिया के बच्चों पर डालते हैं। बच्चे जिनकी मां नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी है और बाप चाइनीज है, उनका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन पेपर्स हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये उनकी मां के इलीगल स्टेटस की वजह से है। इसी वजह से उन बच्चों को मुल्क की रिकॉग्निशन नहीं मिलती। ना चाइना उनको तस्लीम करता है और ना ही नॉर्थ कोरिया। उनको बेसिक राइट से भी महरूम किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ। अफसोस के साथ एस्टिमेटेड तौर पर चाइना में 10,000 बच्चे हैं जिनकी माएँ नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजीज हैं। वो किसी न किसी तरीके से भागकर चाइना पहुंची हैं। लगभग 60% नॉर्थ कोरियन औरतें जो चाइना में रिफ्यूजीज हैं, उन्हें सेक्स ट्रेड में मजबूर किया जाता है। उन्हें यहाँ तो ब्रोथल्स या ऑनलाइन सेक्स चैट रूम्स में काम करने के लिए जबरदस्ती की जाती है, या फिर बीवियों के तौर पर बेचा और खरीदा जाता है। कुछ नॉर्थ कोरियन औरतें बहुत कम पैसों में बेची जाती हैं, कभी कभी सिर्फ कुछ $100 के लिए। और अफसोस की बात यह है कि कुछ औरतें अपने बिक जाने को नॉर्थ कोरिया लौटे जाने से बहुत बेहतर समझती हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि नॉर्थ कोरिया उनके लिए कैसी दोज़ख होगी। हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री, वहाँ किए जाने वाले जुल्म और वहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और डार्क सीक्रेट्स को। आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, इन सवालात के साथ। कैसा हो कि अगर सारी दुनिया में डिक्टेटरशिप का निजाम आ जाए, और क्या ये मुमकिन है कि डिक्टेटरशिप और डेवलपमेंट साथ साथ चल सकें, और क्या आप कभी नॉर्थ कोरिया विजिट करना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपका बहुत शुक्रिया।